दोस्तों क्लास में ध्यान दीजिएगा। 15 से 16 मिनट तक साउंड प्रॉब्लम थोड़ी सी आएगी, उसके बाद में साउंड प्रॉब्लम सही हो गई है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ऐसा ना सोचें कि पूरे वीडियो में इस तरह की साउंड क्वालिटी है। साउंड क्वालिटी 15 से 16 मिनट के बाद में इम्प्रूव हो चुकी है। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। हम दोस्तों भौगोलिक चिंतन का इतिहास नामक टॉपिक पर क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। इसमें से अभी तक हमने 40 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम शुरुआत करेंगे 41 नंबर से। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। 41 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। मतलब आपको बताना है कि कौन सी पुस्तक कौन से लेखक के साथ संबंधित है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अर्धकुंडे की। तो अर्धकुंडे आप लोग देखिए किससे संबंधित है, कार्ल रिटर से संबंधित है। ठीक है। ज्योग्राफिया जनरलिस जो संबंधित है वो वोरेनियस से संबंधित है। ठीक है। इसके अलावा एंथ्रोपोज्योग्राफी की मैं बात करूं तो एंथ्रोपोज्योग्राफी जो बुक है वो रेटजेल की है। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। एंथ्रोपोज्योग्राफी रेटजेल की है। ठीक है। एंथ्रोपोज्योग्राफी रेटजेल की है। एंड उसके बाद में हम देखते हैं कॉस्मोस। और कॉस्मोस किसकी है, सबको पता है कॉस्मोस किसकी है, हमबोल्ट की। तो हमारा जो राइट आंसर क्या होगा वो हो जाएगा डी, सी, बी एंड ए। मतलब अर्धकुंडे किसकी है, कार्ल रिटर की। ज्योग्राफिया जर्नलिस्ट वारेनियस की। एंथ्रोपोज्योग्राफी रेटजेल की। एंड कॉस्मोस किसकी है, ये है हमबोल्ट की। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, सी, बी, ए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 42 नंबर का क्वेश्चन, 42 नंबर का क्वेश्चन करिए आप लोग। 42 नंबर का क्वेश्चन, 1969 में निम्नलिखित पत्रिकाओं में किसके प्रकाशन के साथ भूगोल का प्रमुख चिंतन फलक मानवतापरक भूगोल हो गया। मतलब वहाँ पर एक पत्रिका प्रकाशित हुई थी, उस पत्रिका का नाम आप लोगों को पूछा है, जिसके बाद इसके साथ साथ ही जो है भूगोल का जो चिंतन फलक है वो ह्यूमनिस्टिक हो चुका है। ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा एंटीपोड। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, एंटीपोड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं एंटीपोड के बारे में बताता हूं मैं आपको, तो वर्सेस्टर में क्लार्क विश्वविद्यालय में सन 1969 में एंटीपोड नामक एक शोध पत्रिका की स्थापना की गई थी, जिसमें उग्र सुधारवाद से संबंधित लेखों का प्रकाशन किया जाता था। इसमें ध्यान रखिएगा किससे संबंधित लेखों का प्रकाशन किया जाता था, उग्र सुधारवाद, उग्र सुधारवाद से संबंधित लेखों का प्रकाशन किया जाता था। ठीक है, एंटीपोड में ध्यान रखना। ठीक है। मानवतावादी भूगोल की अगर मैं बात करूं तो मानवतावादी भूगोल में आते हैं, सबसे पहला जो नाम आता है यी फू तुआन। यी फू तुआन सबसे इम्पोर्टेंट नाम आता है। 1976 में ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी का सबसे पहले इन्होंने शब्द जो है वो उपयोग किया है। ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। उग्र सुधारवाद से संबंधित शोध पत्रिका एंटीपोड की शुरुआत हुई थी। अभी अभी मैंने बताया कि कौन सी यूनिवर्सिटी थी जिसके अंदर से ये उग्र सुधारवाद जो है वो शोध पत्रिका की शुरुआत हुई थी। अभी बताया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी यूनिवर्सिटी, क्लार्क यूनिवर्सिटी। ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 44 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रत्यक्षवाद से संबंधित नहीं है। यहाँ पर नहीं आपको पूछा गया है,
मतलब ऐसा सिद्धांत आपको ढूंढना है जिसमें मैथमेटिकल कंडीशंस ना हो, स्टैटिस्टिकल कंडीशंस या मेथड्स ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कॉज एंड इफ़ेक्ट, कार्य कारण का जो सिद्धांत है वो प्रत्यक्षवाद से संबंधित है। ठीक है, संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म, ये भी प्रत्यक्षवाद से संबंधित है। प्रकार्यवाद, ये भी प्रत्यक्षवाद से संबंधित है। जबकि बिहेवियरलिज्म हम बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तो ये प्रत्यक्षवाद से संबंधित ना होकर के ये मानवतावाद से संबंधित है। ठीक है, व्यवहारवाद या फिर मैं कहूँ आचार परक भूगोल में मानव व्यवहार को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है बजाय मैथमेटिक्स के। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। व्यवहारवाद के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ मैं। इसमें क्या होता है कि किसी भी रीजन में ह्यूमन के ज्योग्राफिकल स्टडी में ह्यूमन की चेतना होती है, उसकी क्षमता होती है, उसकी कार्यकुशलता जो होती है, उसकी अभिरुचि जो होती है, आवश्यकता होती है, इन सभी गुणों का इसमें अधिक महत्व दिया जाता है। किसमें? व्यवहारवाद में। ध्यान रखिएगा, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 45 की। संपूर्ण पृथ्वी एक इकाई है, इसके भाग एक दूसरे से अंतर संबंध है। यह तथ्य निम्नलिखित में से किस विचारधारा को प्रकट करता है? ऐसी विचारधारा कि संपूर्ण पृथ्वी क्या है? एक टेरेस्ट्रियल यूनिटी है, इसके विभिन्न भाग एक दूसरे से अंतर संबंधित है। टेरेस्ट्रियल यूनिटी आप लोगों को अभी मैंने कहा है कि पार्थिव एकता की बात की गई है। यहाँ पर संपूर्ण पृथ्वी क्या है? एक यूनिट है। पूरा जो टेरेस्ट्रियल है भाग है जितना भी, वो सारा क्या है? एक यूनिट है। मतलब यहाँ पर बात की गई है पार्थिव एकता की। तो हमारा जो राइट आंसर हो गया वो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी हमारा जो राइट आंसर है वो हो गया। ध्यान रखना, पार्थिव एकता के सिद्धांत के प्रतिपादन का जो श्रेय है वो दिया जाता है किसे? पॉल विडाल डी ला ब्लाश को दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, हम्बोल्ट जो है वो पार्थिव एकता के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। उन्होंने लिखा था कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक केवल एक आत्मा ही संपूर्ण प्रकृति को सजीव बनाए हुए हैं। केवल एक ही जीवन पत्थरों, वनस्पतियों, जंतुओं और स्वयं मनुष्यों में भी व्याप्त है। लेकिन ध्यान रखना, पार्थिव एकता का सिद्धांत किसने दिया था? ब्लाश ने दिया था। हम्बोल्ट केवल इसमें विश्वास करते थे। ध्यान रखना। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा जो राइट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर आपको सुमेलित बताना है कि वो कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखिए, अ साइंस ऑफ ज्योग्राफी, द साइंस ऑफ ज्योग्राफी जो बुक है वो एकरमैन की है, मतलब ये सुमेलित है। ध्यान रखना, द साइंस ऑफ ज्योग्राफी किसकी है? E.A. एकरमैन की है। बात करते हैं पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी। कल की क्लास में हमने देखा था कि रिचर्ड हार्टशॉन की दो पुस्तक थी। एक तो 1939 में उन्होंने पब्लिश की थी और एक 1959 में पब्लिश की थी। 1939 में जो पब्लिश की थी उसका नाम था द नेचर ऑफ ज्योग्राफी। 1959 में जो पब्लिश की थी उसका नाम था पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी। तो ऑब्वियस सी बात है ये ऑप्शन भी हमारा सही हो गया। नेक्स्ट है द वेस्टिजेस ऑफ द पास्ट। द वेस्टिजेस ऑफ द पास्ट, ये पुस्तक भी किसकी है? अल बिरूनी की है। यहाँ पर बात करते हैं ज्योग्राफिया जनरलिस की। तो ज्योग्राफिया जनरलिस जो है वो भी क्या है? बर्नहार्ड वॉरेनियस की है। मतलब ये जो चारों ऑप्शन है हमारे पास, ये चारों ऑप्शन ही क्या है? सही है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सभी विकल्प सही है। सभी विकल्प क्या है? सही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर बात की गई है कि आप लोगों को बताना है कि सुमेलित कौन सा नहीं है। 5 ऑप्शन आप लोगों के पास दिए गए हैं। संभववाद, हमने जाना है कि संभववाद ब्लास ने दिया है।
संभववाद जो शब्द है वो किसने दिया है, ध्यान रखना, संभववाद या फिर मैं कहूँ पॉसिबिलिज्म, ये शब्द किसने दिया है, वो दिया है लूसियन फेब्रे। ये भी क्या है, फ्रेंच जियोग्राफर हैं। एंड ब्लाश की अगर मैं बात करूं तो ये भी क्या है, फ्रेंच जियोग्राफर हैं। अगर मैं कहूं संभववाद, तो संभववाद ध्यान रखिएगा एक फ्रेंच आइडियोलॉजी है, ठीक है। बात करते हैं हम ह्यूमन इकोलॉजी की, तो ये दिया था H.H. बैरोज ने, तो ये भी क्या है, सही है। समावेशी पदानुक्रम की बात यहाँ पर A.K. फिल्ब्रिक ने की है, तो यहाँ पर ये भी सही है। अंतरक्रिया मॉडल की बात यहाँ पर H.C. कैरी ने की है, तो ये भी सही है। इसके अलावा अम्लैंड की जो बात की है वो बात भी किसने की है, आंद्रे एलिक्स ने। मतलब यहाँ पर सभी ऑप्शन सही हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सभी ऑप्शन सही हैं, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 48। क्षेत्रीय नवाचार प्रसरण मॉडल, स्पाशियल डिफ्यूजन मॉडल की बात की गई है यहाँ पर। सबको पता है स्पाशियल डिफ्यूजन मॉडल किसने दिया था, टी हैंगरस्ट्रैंग ने दिया था। किसने दिया था, टी हैंगरस्ट्रैंग, ठीक है, ये दिया था। मैं ढंग से लिख देता हूँ इसे एक बार, टी हैंगरस्ट्रैंग। ओके, तो स्पाशियल डिफ्यूजन मॉडल किसने दिया था, टी हैंगरस्ट्रैंग। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्षेत्रीय नवाचार प्रसरण मॉडल के जो प्रणेता हैं वो टी हैंगरस्ट्रैंड थे। इनके अकॉर्डिंग डिफ्यूज़न की अगर मैं बात करूं तो डिफ्यूज़न नवीनीकरण का अर्थ स्थान और समय के संदर्भ में वस्तुओं का वितरण होना है। मतलब जो वस्तुएं हैं उनका वितरण किस प्रकार का है, कौन से स्थान पर है और किस समय में है। इन्होंने वर्ष 1953 की बात करते हैं। इन्होंने वर्ष 1953 में अपने शोध प्रबंधन में स्थानिक प्रक्रमण का जो है वो वर्णन किया था और मध्य स्वीडन की जनसंख्या में अनेक प्रकार के नवीनीकरण पर चर्चा की थी। ठीक है, ध्यान रखना 1953 में बात की थी इन्होंने क्षेत्रीय नवाचार प्रसरण की। प्रसरण का मतलब होता है कि स्थान और समय के अनुसार वितरण की बात की थी। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट 49 नंबर के क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक अरब भूगोलवेत्ता अल बिरूनी नहीं है। मतलब आप लोगों के सामने जो बुक्स दे रखी हैं वो अल बिरूनी की है, लेकिन एक बुक जो है वो अल बिरूनी की नहीं है। ठीक है, तो ऐसी पुस्तक आपको लोगों को आइडेंटिफाई करनी है जो अल बिरूनी की नहीं है। ध्यान रखना यहाँ पर ये नहीं टर्म आया है। ठीक है, तो किताब अल हिंद हम सब ने पढ़ा है, किताब अल हिंद अल बिरूनी की पुस्तक है। तारीख अल हिंद, तारीख अल हिंद भी क्या है, ये भी अल बिरूनी की पुस्तक है। इसके अलावा अल बिरूनी ने लिखी है अल कानून, अल मसूदी भी इन्होंने लिखी है। लेकिन किताब अल काफ़ी, किताब अल काफ़ी ये अल बिरूनी की पुस्तक नहीं है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अल बिरूनी की इन पुस्तकों के अलावा और भी बहुत सी पुस्तक हैं, उनके नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये तो है ही हैं 3, इनके अलावा जो बुक्स हैं वो नाम लिख देता हूँ। अथर अल बगिया, अथर अल बगिया, ध्यान रखना ये बुक्स इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वाली जो बुक्स हैं वो ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है और पूछी भी जा चुकी है। अब कुछ नया अगर एग्ज़ामिनर ट्राई करने की कोशिश करेगा तो वो नई बुक्स लिखेगा, उनके नाम लिखेगा। ठीक है, इसके अलावा किताब अल जमाकिर, किताब अल जमाकिर ये भी अल बिरूनी की एक पुस्तक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो किताब अल सैयदना, किताब अल सैयदना, सैयदना, ठीक है। इसके अलावा और मैं अगर मैं बात करूं तो अल तहदीद, कौन सी बुक है, अल तहदीद,
ये अल-बिरूनी की, इनके अलावा और बुक्स हो गई। ये कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, ध्यान रखना, कभी भी पूछी जा सकती है। असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम हो, चाहे नेट जेआरएफ की एग्ज़ाम हो, ज्योग्राफी से रिलेटेड। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट 50 नंबर के क्वेश्चन की। 50 नंबर का क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपको गलत कथन की पहचान करनी है। गलत कथन की पहचान करनी है मतलब इसमें आपको गलत स्टेटमेंट बताना है। टॉलमी ऐसे लिखते हैं, टॉलमी। ठीक, टॉलमी ने विश्व मानचित्र रचना के लिए संशोधित शंकु आकार प्रक्षेप का निर्माण किया है। संशोधित शंकु आकार प्रक्षेप का निर्माण किया है किसने? टॉलमी ने। ये आपको कहा गया है। ठीक है, मतलब ये जो है ये सही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है वो सही है कि टॉलमी ने ही संशोधित आकार के प्रक्षेप का निर्माण किया था। इसके अलावा टॉलमी का विश्वास था कि आगी शंबा यानी कि सिलोन या फिर मैं कहूँ श्रीलंका विश्व के दक्षिणी सीमा बनाता है। विश्व की कौन सी सीमा बनाता है? दक्षिणी सीमा बनाता है। तो क्या ये सही है? ना, ये भी सही नहीं है। ठीक है, ये सही नहीं है। ठीक है, टॉलमी के मानचित्र में प्रधान मध्याह्न काल्पनिक रेखा सौभाग्य द्वीपों, जिन्हें हम नाम दिया कनारी द्वीप, के पास से होकर के गुजरती है। तो टॉलमी ने ये बताया था, इसका मतलब ये सही है। तो इसमें जो हमारा गलत स्टेटमेंट हुआ वो कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगिशंबा यानी कि सिलोन को विश्व की दक्षिणी सीमा नहीं बताया था उन्होंने। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। फिर से रिपीट कर देता हूँ, टॉलमी ने विश्व मानचित्र रचना के लिए संशोधित शंकु आकार प्रक्षेप की रचना की है। ठीक है, इसके अलावा टॉलमी के मानचित्र में जो प्रधान मध्याह्न रेखा है, प्राइम मेरिडियन काल्पनिक रेखा जो है वो सौभाग्य द्वीपों यानी कि कनारी द्वीप के पास से होकर के गुजरती हुई दिखाई गई है। तो ये बात सही है। टॉलमी के द्वारा बनाए हुए मैप देखना एक बार। नेक्स्ट है एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी। ये क्वेश्चन फिर से आ गया। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। लेख जो भौगोलिक चिंतन में एक निर्णायक मोड़ सिद्ध हुआ, किसके द्वारा लिखा गया? तो सबको पता है, फ्रेडरिक के शेफर ने एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी की बात की है। ये रिचर्ड हार्टशॉर्न के आलोचक थे, ध्यान रखना, रिचर्ड हार्टशॉर्न के ये आलोचक थे। एक तरह से हम कह सकते हैं कि इन दोनों की आइडियोलॉजी में कॉन्फ्लिक्ट हमेशा चलता रहता था। ठीक है, इनका विवाद चलता रहता था। शेफर और हार्टशॉर्न का विवाद बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है, हार्टशॉर्न की बुक थी नेचर ऑफ जियोग्राफी। उन्होंने ज्योग्राफी, ये जो है फ्रेडरिक के शेफर, हार्टशॉर्न की बुक थी नेचर ऑफ जियोग्राफी। इस नेचर ऑफ जियोग्राफी का फ्रेडरिक के शेफर ने आलोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आप लोगों को कि ये जो फ्रेडरिक के शेफर है जिन्होंने एक्सेप्शनलिज्म की बात की है, वहीं अगर मैं बात करूं एक्सेप्शनलिज्म के प्रवर्तक की बात करूं, मतलब अपवादवाद। एक्सेप्शनलिज्म का मतलब होता है अपवादवाद, एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, और जहां पर भी आईएसएम लग जाता है तो वो वाद हो जाता है। अपवादवाद की जो प्रवर्तक की अगर मैं बात करूं तो वो कौन थे? जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांट। पिछली क्लास में भी मैंने बताया था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बार बार पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूगोलवेत्ता फ्रांस और जर्मनी से संबंध नहीं रखता? आपके सामने फ्रांस के भी दिए हुए हैं और जर्मनी के भी दिए हुए हैं। इन दोनों के अलावा आप लोगों को बताना है कि वो कौन सा है जो इन दोनों से संबंध नहीं रखता है। तो ध्यान दीजिएगा, ब्लाश ये फ्रेंच जियोग्राफर है, हैटनर जर्मन जियोग्राफर है। ठीक है, रेटजेल जर्मन जियोग्राफर है। और बात करते हैं पीटर हैगेट की। तो पीटर का मतलब पीटर हैगेट हो गया, तो पीटर ऑब्वियस सी बात है ये कहाँ के होंगे? ब्रिटेन के होंगे। मतलब ये किस तरह के जियोग्राफर हैं? पीटर हैगेट ब्रिटिश जियोग्राफर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 52 का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 53 की बात करते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिक एनवायरनमेंट 1911 की बात करते हैं हम। तो अमेरिकन जियोग्राफर थी एक बहुत ही फेमस, एलन चर्चिल सैम्पल।
इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिक एनवायरनमेंट जो पुस्तक है वो एलन चर्चिल सैम्पल की ही है। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बॉमेन की, ईसा बॉमेन की अगर मैं बुक की बात करूं तो इनकी एक बुक है न्यू वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इन पॉलिटिकल जियोग्राफी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, न्यू, हिंदी में लिखता हूँ, न्यू वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इन पॉलिटिकल जियोग्राफी, इन पॉलिटिकल जियोग्राफी, ईसा बॉमेन की पुस्तक ये है, फेमस है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं एल्सवर्थ हंटिंगटन की बात करूँ तो इनकी भी फेमस पुस्तक है सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट। ठीक है। और ग्रिफिथ टेलर की अगर मैं बात करूं तो इनकी एक पुस्तक है ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी, ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी। ठीक है, ये इनकी फेमस पुस्तक है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। मानव भूगोल मतलब यहाँ पर मानव व्यवहार की बात होगी, मानव के गुणों की बात होगी, मानव के भावनाओं की बात होगी, मानव की कार्य क्षमताओं की बात होगी। ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैथमेटिकल जो विधि हैं, मैथमेटिकल जो विधिज हैं, मेथड्स हैं, उनकी बात नहीं होगी, स्टेटिस्टिक्स की बात नहीं होगी, फिक्स चीज़ों की बात नहीं होगी यहाँ पर। ठीक है, तथ्यों की बात नहीं होगी। तो मात्रात्मक क्रांति ही मानव भूगोल का उपागम नहीं है। इसके अलावा क्षेत्रीय विभिन्नता मानव भूगोल का उपागम है, स्थानीय संगठन मानव भूगोल का उपागम है, अन्वेषण तथा वर्णन मानव भूगोल का उपागम। मात्रात्मक क्रांति मानव भूगोल का उपागम नहीं है। ठीक है, ये प्रत्यक्षवाद का उपागम है। प्रत्यक्षवाद की अप्रोच है मात्रात्मक पद्धतियाँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगस्त काम्टे ने जो दिया था, अगस्त काम्टे। ठीक है, तो मानववाद की भूगोल की बात यीफू तुआन ने की थी, सबने हमने देखा है अभी तक, यीफू तुआन ने की थी। तो ध्यान रखना, मात्रात्मक क्रांति मानव भूगोल का उपागम नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, भूगोल में अपवादवाद के जनक, ध्यान रखना, अपवादवाद के जनक, एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी, भूगोल में अपवादवाद, ये पुस्तक तो किसकी थी, फ्रेडरिक के शेफर की। मतलब भूगोल में अपवादवाद पुस्तक किसकी थी, फ्रेडरिक के शेफर। हार्टशॉन की नेचर ऑफ द ज्योग्राफी के विरोध में आलोचनात्मक कार्य था। लेकिन अपवादवाद का जनक आप लोगों को याद हो तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांट अपवादवाद के जनक थे। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर हो गया वो कौन सा हो गया, हमारा जो राइट आंसर होना था वो हो गया इमैनुअल कांट। ठीक है, ध्यान रखना, इमैनुअल कांट एक जर्मन दार्शनिक थे, 18वीं शताब्दी में थे। इन्होंने 1796 तक लगातार 40 वर्षों तक प्रतिवर्ष भौतिक भूगोल शीर्षक से एक पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया था। ठीक है, ध्यान रखना। बात करते हैं 55 की, हमने बात की है, हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 56 की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। 1 मिनट चालू रखिएगा। पेन स्लो हो रहा है हमारा। चलिए बात करते हैं 56 नंबर के क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा मेल नहीं खाता है, मेल नहीं खाता है
ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, एक मिनट रुकिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा मेल खाता है। यहाँ पर बुक्स के नाम भी थे, तो बुक्स के नाम यहाँ पर नहीं है। मैं लिख देता हूँ आप लोगों के सामने बुक्स के नाम। कुछ एक बुक्स हैं जिनके नाम यहाँ पर दिए होने चाहिए थे लेकिन नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ए एकरमैन की बुक अभी हमने देखी थी, द साइंस ऑफ ज्योग्राफी, द साइंस ऑफ ज्योग्राफी, द साइंस ऑफ ज्योग्राफी। ये एकरमैन की पुस्तक अभी थोड़ी देर पहले हमने देखी थी। TW फ्रीमैन की जो पुस्तक है वो है ए 100 ईयर्स ऑफ ज्योग्राफी, ए 100 ईयर्स ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है। इसके अलावा R.E. डिकिंसन ने जो पुस्तक लिखी थी प्रॉब्लम्स ऑफ ज्योग्राफी, प्रॉब्लम्स ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है। इसके अलावा A.C. दास ने जो पुस्तक लिखी थी, नाम से ही पता चल रहा है A.C. दास एक इंडियन ज्योग्राफर हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया की पुस्तक होगी, तो इनकी पुस्तक है द ज्योग्राफी ऑफ ऋग्वैदिक इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ ऋग्वैदिक इंडिया मतलब ऋग्वैदिक भारत का भूगोल। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। मीटियोरोलॉजी का एक पुस्तक है, यहाँ पर बुक है मीटियोरोलॉजी का। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मीटियोरोलॉजी का। ठीक है, ये पुस्तक लिखी थी अरस्तु ने। ध्यान रखिएगा, हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। UPPGT में आया हुआ ये क्वेश्चन है। इसके साथ साथ अगर मैं कहूँ तो NTA UGC नेट में भी ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अरस्तु ने लिखी थी, प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु। ठीक है, प्लेटो से भिन्न इनकी अध्ययन पद्धति थी आगमनात्मक अध्ययन पद्धति, या फिर मैं कहूँ इंडक्टिव स्टडी मेथड था इनका, अरस्तु का। ठीक है, प्लेटो के शिष्य थे। ध्यान रखिएगा, इन्होंने ब्रह्मांड वर्णन एवं जलवायु विज्ञान यानी कि मीटेरोलॉजी का नामक पुस्तक की रचना की थी। ये नियतिवाद के समर्थक थे। ध्यान रखना, ये नियतिवाद के समर्थक थे। अगर ये इंडक्टिव अप्रोच अपनाते थे अपनी स्टडी की, तो ऑब्वियस सी बात है प्लेटो किस तरह की अप्रोच अपनाते थे। प्लेटो जो अप्रोच अपनाते थे वो कौन सी होगी, डिडक्टिव अप्रोच, डिडक्टिव अप्रोच। ओके, ध्यान रखिएगा, प्लेटो डिडक्टिव एंड अरस्तु इंडक्टिव अप्रोच। तो हमारा जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए हो गया। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 58 की। हेरोडोटस कहाँ का निवासी था। हेरोडोटस कहाँ का निवासी था, तो हम सब ने पढ़ा है हेरोडोटस क्या है, इतिहास के पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं, हेरोडोटस को कहते हैं। हेरोडोटस ने एक स्टेटमेंट भी दिया था नील नदी से रिलेटेड और इजिप्ट से रिलेटेड। उन्होंने कहा था इजिप्ट वॉज द गिफ्ट ऑफ द नाइल, मतलब मिस्र नील नदी की देन है, मिस्र नील नदी की देन है। अब यहाँ पर आप लोग ये मत कर देना कि मिस्र यहाँ पर नाम आया तो वो मिस्र के थे, यहाँ पर ये मिस्र है, मिश्रा नहीं है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। ठीक, तो मिस्र के मत कर देना। वो कहाँ के थे आप लोगों को पता होना चाहिए, वो थे यूनान के, ग्रीक स्कॉलर थे वो। ठीक है, तो मिस्र नील नदी की देन है, इस स्टेटमेंट से उनको मिस्र का मत कर देना आप लोग। ठीक है, इन्होंने एक कथन दिया था कि समस्त इतिहास का भौगोलिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाना चाहिए एवं समस्त भूगोल को इतिहास की तरह ही व्यवहार में लाना चाहिए। ध्यान रखिएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर
समस्त इतिहास का भौगोलिक दृष्टि से अध्ययन किया जाना चाहिए, अध्ययन किया जाना चाहिए एवं समस्त भूगोल को इतिहास की तरह व्यवहार में लाना चाहिए। ठीक है, ये स्टेटमेंट ध्यान रखना। बात करते हैं हम, इसका जो राइट आंसर होगा वो हमने देख लिया है, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 की अगर मैं बात करूं तो वो करते हैं, इनमें से किसे भूगोल का जनक कहते हैं। भूगोल के जनक की बात की है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो क्वेश्चन आया हुआ है वो यूपी पीजीटी में आया हुआ है 2021 में। यूपी पीजीटी ये जो है, इसने जो राइट आंसर माना है इसका, वो क्या माना है, इरेटोस्थनीज माना है। ऑब्वियस सी बात है, मानेगा ही, क्योंकि हमें कहीं पर भी हिकेटियस ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या ही मानेगा, इरेटोस्थनीज ही मानेगा। वैसे अगर देखा जाए तो भूगोल के जो जनक है या फादर ऑफ जियोग्राफी की अगर मैं बात करूं, फादर ऑफ जियोग्राफी की, तो वो कौन है, हिकेटियस है। कौन है, हिकेटियस, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हो चुके हैं हमारे 60 क्वेश्चन हो चुके हैं। एक मिनट रुकिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम 61वें नंबर के क्वेश्चन की। 61वें नंबर के क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 61 की हम बात करते हैं। देखिए, भूगोल में अंधकार युग की अवधि क्या थी। अंधकार युग की अवधि की बात की जा रही है यहाँ पर। एक मिनट चालू रखिएगा। अंधकार युग की बात की जा रही है, तो हम सबको पता होना चाहिए कि जैसे ही यूनान काल समाप्त हुआ, उसके बाद रोमन काल आ गया था, और रोमन काल के पश्चात यूरोपियन कंट्रीज़ में, या फिर मैं कहूँ भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में, यूरोपीय कंट्रीज़ में एक डार्क एज आई थी। डार्क एज, उस डार्क एज का टाइम पीरियड आप लोगों को पूछा गया है। ठीक है, तो उस डार्क एज का जो टाइम पीरियड है वो 3री सदी से 12वीं सदी तक है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। ठीक है, 300 एडी से 1200 एडी तक। ठीक है, ध्यान रखेगा। ठीक है, चलिए, इसमें क्या हुआ था, बाइबल के विचार जो है वो भूगोल पर छा गए थे। ईसाई धर्म का प्रभाव बढ़ गया था। पृथ्वी की जो आकृति थी उसे गोल की बजाय कैसी माना जाने लगा, तश्तरी नुमा माना जाने लगा। पृथ्वी की आकृति कैसी मानी जाने लगी, इसमें तश्तरी नुमा मानी जाने लगी। इस समय में एक मैप डेवलप हुआ, TINO, ये मैप बनाया गया। ठीक है, इस टाइप का एक मैप बनाया गया, इसमें इस टाइप का एक मैप बनाया गया, इस टाइप का एक मैप बनाया गया। ठीक है, TINO मैप कौन से काल से संबंधित है, डार्क एज या अंधकार युग से संबंधित है। ठीक है, जिसके केंद्र में ईसाइयों के धार्मिक स्थलम यरूशलेम को दिखाया गया था। केंद्र में किसे दिखाया गया था, यरूशलेम को दिखाया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। क्षेत्रीय विभेदन की संकल्पना, रीजनल डिफरेंशिएशन की संकल्पना को क्या कहा जाता है। तो रीजनल डिफरेंशिएशन की जो संकल्पना है उसे हम जीव भू विस्तार भी कह देते हैं। हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस तरह से कहा जाता है,
यहाँ पर एक ज्योग्राफर का नाम आता है अल्फ्रेड हैटनर। अल्फ्रेड हैटनर, इन्होंने 1905 में, अल्फ्रेड हैटनर ने 1905 में क्षेत्रीय विभेदन की व्याख्या करते हुए पृथ्वी का विज्ञान प्रदेश कोरोलॉजी का लिखा। क्या लिखा? कोरोलॉजी। इन्होंने कोरोलॉजी को लिखा। ठीक है। इनके अकॉर्डिंग भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों की भिन्नता तथा एक दूसरे के साथ स्थानिक संबंधों को दर्शाता है। रिचर्ड हार्टशॉन ने क्या किया था? हैटनर से प्रेरित होकर 1939 में अपनी पुस्तक प्रकाशित की थी। रिचर्ड हार्टशॉन जो थे वो अल्फ्रेड हैटनर से प्रभावित थे और इन्हीं के बेस पर इन्होंने 1939 में, किसने? रिचर्ड हार्टशॉन ने द नेचर ऑफ जियोग्राफी पुस्तक लिखी थी। ठीक है। क्षेत्रीय विभेदन को जीव भू विस्तार या कोरोलॉजी अगर मैं कहूँ, या क्षेत्र वर्णनी विज्ञान, क्षेत्र वर्णनी विज्ञान, कोरोलॉजिकल साइंस, क्षेत्र वर्णनी विज्ञान, कोरोलॉजिकल साइंस का रूप में जाना जाता है। ठीक है। क्षेत्रीय विभेदन की संकल्पना को क्या कहा जाता है? जीव भू विस्तार कहा जाता है, और जीव भू विस्तार को कोरोलॉजी भी कहा जाता है। क्षेत्र वर्णनी विज्ञान का इसे स्वरूप माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं क्षेत्रीय विभेदन शब्दावली की, इस शब्द की बात करूं, इस टर्म की बात करूं, तो क्षेत्रीय विभेदन शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वो कार्ल सावर ने किया था। सबसे पहली बात ध्यान रखना, कार्ल सावर ने किया था हैटनर के भौगोलिक संकल्पनावाद का भावानुवाद करते समय 1925 में। इन्होंने एक काम किया था, अल्फ्रेड हैटनर जो थे, इनके भौगोलिक संकल्पनावाद का भावपूर्वक अनुवाद किया था, और उस समय ये क्षेत्रीय विभेदन शब्द यूज़ किया था कार्ल सावर ने। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं आगे। 63 की बात करते हैं। कॉस्मोस ग्रंथ किसने लिखा है? सबको पता है कॉस्मोस ग्रंथ किसने लिखा है? हमबोल्ट ने लिखा है। ठीक है, हमबोल्ट ने लिखा है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हमबोल्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके प्रकाशन की अगर मैं बात करूं तो 1845 से लेकर के 1862 ईस्वी के मध्य कितने खंडों में हुआ? 5 खंडों में इसका प्रकाशन हुआ। इसके प्रथम खंड की अगर मैं बात करूं तो प्रथम खंड में ब्रह्मांड के स्वरूप का वर्णन है। इसके स्वरूप का, ब्रह्मांड के स्वरूप का वर्णन है। ठीक है। दूसरे खंड में प्रकृति के चित्रण है। दूसरे खंड में प्रकृति का चित्रण है, प्रकृति का चित्रण। ठीक है। तीसरे खंड में खगोल विज्ञान की बात की गई है, खगोल विज्ञान की बात की गई है। ध्यान रखना, तीसरे खंड में किसकी बात की गई है? खगोल विज्ञान की बात की गई है। ठीक है। चौथे खंड में और पांचवें खंड में पृथ्वी का मानव ग्रह के रूप में वर्णन किया गया है। चौथे खंड में क्या, चौथे और पांचवें खंड में क्या किया गया है? चौथे व पांचवें खंड में इन्होंने पृथ्वी को क्या बताया गया है? इन्होंने बताया है कि पृथ्वी जो है वो मानव का घर है, मानव का घर है, चौथे और पांचवें में। ठीक है। तो बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 64। भूगोलवेताओं को उनके संप्रदाय के अनुसार सम्मिलित करो। इनके संप्रदाय आप लोगों को बताने हैं, मैंने यहाँ पर नहीं लिखे हैं। चलिए बात करते हैं अल्बर्ट डिमांजिया की बात करते हैं सबसे पहले। तो अल्बर्ट डिमांजिया हम सबको पता है ये कौन सी स्कूल से संबंध रखते थे? फ्रांसीसी स्कूल से संबंध रखते थे। ठीक है। फ्रेडरिक रेडजेल सबको पता है, अगर किसी ने एमए की हुई है तो सबको पता है। इवन 12th जिसने भी किया सबको पता है कि ये जर्मन ज्योग्राफी से संबंधित है। मैकिंडर हम लोगों ने देखा है, मैकिंडर का पाइवट एरिया की बात की है, हार्टलैंड की बात की है, ज्योग्राफी की बात की है इन्होंने। ठीक है, हार्टलैंड की बात की है। इसके अलावा इनकी बहुत सारी पुस्तक हैं, जैसे पाइवट हिस्ट्री ऑफ क्या नाम है उसका, दिमाग एक तो काम नहीं करता। ठीक है, 3 पुस्तकें लिखी है, 3 बार इन्होंने, मैं बता दूँ, मैकिंडर ने हार्टलैंड की थ्योरी दी थी, हार्टलैंड की थ्योरी। और मैकिंडर कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। ठीक है। सबसे पहले 1904 में इन्होंने दिया, फिर 1919 में उसका संशोधन किया, फिर 1943 में
लास्ट दिया। 1904 में पाइवट एरिया धुरी क्षेत्र की बात की थी। 1919 में इन्होंने हार्टलैंड की बात की थी और 1943 में इन्होंने मिडलैंड बेसिन की बात की थी। मिडलैंड बेसिन की बात की थी, ठीक है। और इनकी 3 बुक्स हैं, 1904 में आई थी, 1919 में आई थी और 1943 में आई थी। 1919 में इनकी जो बुक आई थी उसका नाम था डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी। पुस्तक का नाम क्या था? डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी इनकी पुस्तक का नाम था, ठीक है। उसमें उन्होंने कहा था कि ये जो पाइवट एरिया था उसको नाम दिया गया हार्टलैंड, ठीक है। तो ब्रिटेन के हो गए। और ईसा बोमैन की अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियस सी बात है ये कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं और ये अमेरिकन ज्योग्राफर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम 65 नंबर के क्वेश्चन की। 65 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी अ वेलफेयर अप्रोच। ह्यूमन ज्योग्राफी अ वेलफेयर अप्रोच, ये बुक किसने लिखी थी? तो ये बुक लिखी थी DM स्मिथ ने लिखी थी। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? DM स्मिथ। मानव भूगोल में कल्याणकारी भूगोल के विकास में DM स्मिथ एंड AG फ्रैंक का महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। मानव भूगोल के कल्याणकारी भूगोल के विकास में, कल्याणकारी भूगोल के विकास में DM स्मिथ एंड AG फ्रैंक का महत्वपूर्ण योगदान है। इन विद्वानों ने क्या किया? मानवीय समस्याओं एवं संभावनाओं की व्याख्याओं हेतु कल्याणकारी पद्धति को अपनाया। मानवीय समस्याओं एवं उनकी संभावनाओं की व्याख्या हेतु कल्याणकारी पद्धति को अपनाया। स्मिथ के अनुसार कल्याणकारी भूगोल कौन, क्या, कहाँ प्राप्त करता है एवं कैसे प्राप्त करता है के रूप में इन्होंने अध्ययन किया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कौन, कहाँ, क्या, कैसे प्राप्त करता है, ये किसने बात की थी? स्मिथ ने बात की थी कल्याणकारी ज्योग्राफी से, कल्याणकारी भूगोल से, ठीक है। 66 की बात करते हैं। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी विज्ञान। थोड़ी देर पहले हमने ये क्वेश्चन किया है मैच ऑफ द फॉलोइंग में। तो मानव पारिस्थितिकी की बात की है H बैरोज ने, ध्यान रखिएगा, H बैरोज ने। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मानव पारिस्थितिकी का अर्थ ऐसे विज्ञान से है जिसके अंतर्गत मानव द्वारा अपने पर्यावरण के साथ समायोजन का अध्ययन किया जाता है। मानव का पर्यावरण के साथ समायोजन जो होता है उसका अध्ययन किया जाता है मानव पारिस्थितिकी में। 1922 की बात है, ठीक है, इन्होंने प्रस्तुत किया था मानव पारिस्थितिकी, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 67 नंबर का क्वेश्चन की बात करते हैं। आवर वंडरिंग कॉन्टिनेंट्स, कौन सी बुक है? आवर वंडरिंग कॉन्टिनेंट्स पुस्तक किसने लिखी है? तो आवर वंडरिंग कॉन्टिनेंट्स जो पुस्तक लिखी है, ध्यान से सुनना, ये पुस्तक लिखी है अलेक्जेंडर डू टॉइट ने। किसने लिखी है? अलेक्जेंडर डू टॉइट ने। ऑप्शन नंबर B हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। हमारे भ्रमणशील महाद्वीप, याद रखना, हिंदी में कहते हैं इसे हमारे भ्रमणशील महाद्वीप, भ्रमणशील महाद्वीप, ठीक है। अलेक्जेंडर डू टॉइट ने ये पुस्तक लिखी है, ध्यान रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन कई बार आ ही जाते हैं, मिसलेनियस जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रेगिस्तानी क्षेत्र में मकान के प्रकार एवं उनके निर्माण सामग्री का सही विवरण किसने प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो ध्यान रखना, रेगिस्तान से संबंधित तो ये सारे ही हैं, लेकिन ऐसा विद्वान आपको बताना है जिसने बताया कि इस क्षेत्र में मकान के जो प्रकार है और उनके निर्माण के सामग्री कौन कौन सी उपयोग में ली जाती है। तो वो थे कौन? इब्न बतूता। जो हम राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इनकी पुस्तक है एक, ध्यान रखिएगा, रेहला, इब्न बतूता, ध्यान रखिएगा, इब्न बतूता की पुस्तक है रेहला। क्वेश्चन नंबर 69 की हम बात करते हैं। उस यूनानी भूगोलवेताओं को चिन्हित कीजिए, भूगोलवेता को चिन्हित कीजिए जो पुस्तकालयाध्यक्ष था। सबको पता है, नील नदी के करीब कर्क रेखा साइन पर इसका प्रयोग किया था। नील नदी के करीब एक जगह का नाम है साइन,
उस पर कर्क रेखा का अध्ययन किया था इन्होंने, नाम है वन एंड ओनली इरेटोस्थनीज। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने साइन का प्रयोग किया था कर्क रेखा पर तथा विषुवत रेखा की लंबाई अत्यंत शुद्ध व सही ढंग से इन्होंने निर्धारित की थी। ठीक है, प्रसिद्ध यूनानी विद्वान है, ये भी ध्यान रखना। कहाँ किससे संबंधित है? यूनान से संबंधित है। कई बार इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक कह दिया जाता है और इरेटोस्थनीज ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने भूगोल शब्द सबसे पहले दिया था। ध्यान रखना, ज्योग्राफी टर्म किसने दी थी सबसे पहले? इरेटोस्थनीज ने। इनकी एक पुस्तक है, ध्यान रखना, ज्योग्राफिया। ज्योग्राफिया, कई बुक्स में ये ज्योग्राफिया ना हो करके ज्योग्राफिका है, ज्योग्राफिका है। लेकिन ध्यान रखना, ज्योग्राफी का जो पुस्तक है वो किसकी है? वो स्ट्रेबो की है। एंड ज्योग्राफिया किसकी है? इरेटोस्थनीज की है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया 69 का। 70 नंबर का क्वेश्चन की हम बात करते हैं। वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर सबसे पहले की बात की है, किसने भूमध्य रेखा की लंबाई मापी थी? सबसे पहले भूमध्य रेखा की लंबाई जो मापी थी वो इरेटोस्थनीज ने नापी थी। ऑप्शन नंबर ए। कितनी मापी थी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। भूगोल एक क्षेत्र वर्णनी विज्ञान है। ज्योग्राफी इज ए कोरोलॉजिकल साइंस। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कोरोलॉजिकल साइंस। कोरोलॉजी किससे संबंधित है? हेटनर से संबंधित है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, हेटनर ने रीटर के अर्धकुंडे के स्थान पर लैंडर कुंडे नामक शब्द का प्रयोग किया है। रीटर ने एक शब्द यूज किया था अर्धकुंडे। रीटर ने किया था कौन सा? अर्धकुंडे। और अर्धकुंडे के स्थान पर हेटनर ने जो है वो कौन सा वर्ड यूज किया था? लैंडर कुंडे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसका अर्थ ही होता है सतह का क्षेत्र वर्णनी विज्ञान। ठीक है, 1905 ईस्वी में हेटनर ने पृथ्वी का प्रदेश विज्ञान यानी कि कोरोलॉजी लिखा था, जिसके अनुसार भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों की भिन्नता तथा एक दूसरे के साथ उनके स्थानिक संबंधों को दर्शाता है। हेटनर की कुछ पुस्तकें हैं, तो पुस्तकों के कुछ मैं आप लोगों को नाम लिख देता हूँ। हेटनर की कुछ पुस्तकें, जिनमें से पहली पुस्तक का नाम लिखते हैं यूरोप का प्रादेशिक भूगोल। कौन सा? यूरोप का प्रादेशिक भूगोल, ये हेटनर की पहली पुस्तक है। इसके अलावा एक और पुस्तक है तुलनात्मक प्रादेशिक भूगोल। इसकी तो बात हमने पहले भी की है। तुलनात्मक प्रादेशिक भूगोल, कंपैरेटिव रीजनल ज्योग्राफी, ये 1907 में लिखी थी। एंड ये 1933 to 35 एंड थर्ड नंबर की जो पुस्तक है वो है रूस का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ रशिया, 1905 में लिखी थी। एंड एक और पुस्तक है इनकी प्रादेशिक भूगोल के आधार। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी इन्होंने प्रादेशिकता की बात की है, यहाँ पर भी इन्होंने प्रादेशिकता की बात की, और यहाँ पर भी इन्होंने प्रादेशिकता की बात की है। और यहाँ पर भी देखो एक स्पेसिफिक रीजन की बात की है। कौन सा? रूस की, और रूस का भूगोल। मतलब प्रादेशिकता की बात किसने की है यहाँ पर? हेटनर ने। तो ध्यान रखिएगा, यूरोप का प्रादेशिक भूगोल हेटनर की बुक है, तुलनात्मक प्रादेशिक भूगोल हेटनर की बुक है, रूस का भूगोल हेटनर की बुक है, प्रादेशिक भूगोल के आधार ये भी हेटनर की बुक है। ये 1924 में लिखी गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 72 की बात करते हैं। निम्नलिखित प्राचीन भूगोलवेताओं में से, प्राचीन भूगोलवेताओं की बात हो रही है,
कौन एक यूनानी भूगोलवेता नहीं है। मतलब आपके सामने यूनानी भूगोलवेताएं दे रखे हैं, लेकिन उनमें से एक जो है वो यूनानी भूगोलवेता नहीं है। हेरोडोटस यूनानी भूगोलवेता थे। कई बार ग्रीक लिखा हुआ आ जाता है, तो इससे कंफ्यूज मत होना, ग्रीक मतलब यूनानी ही होता है। एनेक्सीमेंडर भी ग्रीक थे, एराटोस्थनीज भी क्या थे, ग्रीक थे। लेकिन प्लिनी जो है वो यूनानी भूगोलवेता नहीं थे, ध्यान रखना। प्लिनी यूनानी भूगोलवेता नहीं थे। प्लिनी क्या थे, एक रोमन भूगोलवेता थे, ठीक है, ग्रीक नहीं थे, रोमन भूगोलवेता थे। और रोमन भूगोलवेताओं के बाद ही क्या आया था, रोमन भूगोलवेताओं के बाद ही अंधकार युग आया था, ठीक है। प्लिनी की एक पुस्तक है हिस्टोरिया नेचुरलिस, यानी कि प्राकृतिक इतिहास, प्राकृतिक इतिहास, हिस्टोरिया नेचुरलिस इनकी एक पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। 37 खंडों में है। स्ट्रेबो की कितनी है, 17 खंडों में, और इनकी कितने में है, 37 खंडों में। इसके अलावा बहुत से नाम हैं यहाँ पर जो ग्रीक भूगोलवेता हैं, जैसे थेल्स, होमर, थेल्स, एनेक्सिमेंडर, हिकेटियस, हेरोडोटस, प्लेटो, अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, इराटोस्थनीज, पॉलीबियस, हिपार्कस, पोसिडोनियस, ठीक है। और रोमन भूगोलवेताओं में अगर मैं बात करूं तो स्ट्रेबो, प्लिनी, टोल्मी, पोम्पोनियस, मेला, ठीक है, ये नाम आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन एक भूगोलवेता मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। मानव भूगोलवेताओं का नाम दिए गए हैं आप लोगों के पास, लेकिन आप लोगों को मानव भूगोलवेता नहीं ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक नाम ध्यान रखिएगा, अल्बर्ट डिमांजिया, ये मानव भूगोलवेता है, ठीक है, ये तो हैं भाई। अल्बर्ट डिमांजिया मानव भूगोलवेता है। इसके अलावा PM रॉक्स भी मानव भूगोलवेता हैं। DH डेविस ये मानव भूगोलवेता है, जबकि इरविन रेज ये मानव भूगोलवेता नहीं है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा इरविन रेज का नाम आप लोगों ने कहाँ पर पढ़ा है। ध्यान रखिएगा, इरविन रेज की बात हो रही है यहाँ पर। ऑप्शन देता हूँ आप लोगों को, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ये 4 ऑप्शन हैं आप लोगों के पास, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। कौन सी भूगोल से संबंधित है, इरविन रेज, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर इसी में है, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है, ये मानव भूगोलवेता नहीं थे। चलिए आगे चलते हैं। अल्बर्ट डिमांजिया की बात करते हैं तो ये एक मानव भूगोलवेता थे। इनकी पुस्तकें हैं 2, नाम याद रखिएगा। अल्बर्ट डिमांजिया की पुस्तकें हैं जिनमें है, एक तो है ला पिकार्डी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ला पिकार्डी एग्ज़ाम में पूछी जाती है, ला पिकार्डी। एक मिनट, ला पिकार्डी, एक मिनट ढंग से लिखता हूँ मैं। ला पिकार्डी, ठीक है, इनकी पुस्तक है, ठीक है। इसके अलावा एक पुस्तक और है इनकी, इनकी एक पुस्तक और है जिसका नाम है प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल की समस्याएं। यहाँ लिख देता हूँ मैं, मानव भूगोल की समस्याएं, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 74। पार्थिव एकता, अभी थोड़ी देर पहले बताया, टेरेस्ट्रियल यूनिटी की बात किसने की है, ब्लाश ने बात की है। तो यहाँ ऑप्शन में आप लोगों को ब्लाश दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ऑप्शन में ब्लाश, तो ऑब्वियस सी बात है। पार्थिव एकता के सिद्धांत में विश्वास किसने किया था, वहाँ पर भी बताया था, हम्बोल्ट ने पार्थिव एकता के सिद्धांत में विश्वास किया था। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, 75 नंबर का क्वेश्चन। भूगोल के विकास में वॉरेनियस की बात हो रही है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, भूगोल के विकास में वॉरेनियस की बात हो रही है। वॉरेनियस के योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, सही कथनों की बात की है।
वह भूगोल को सामान्य सार्वभौमिक भूगोल में विभाजित करने वाले पहले भूगोल बताते। सही बात है। द्वैतवाद उन्होंने जब दिया था तब उन्होंने भूगोल को सामान्य बनाम प्रादेशिक भूगोल में विभाजित किया था। वह मुख्य रूप से भौतिक भूगोल के अध्ययन में रुचि रखते थे। ये बात भी सही है। ठीक है, भौतिक भूगोल में इनकी अध्ययन रुचि थी। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, वे एकमात्र ऐसे विद्वान थे जिनका मानना था कि मानव समाज के विकास के लिए भूगोल अपरिहार्य है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए डी हो जाएगा, हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की। स्मिथ के अनुसार, स्मिथ का नाम हमने कहाँ पर पढ़ा था, याद हो तो? स्मिथ का हमने नाम पढ़ा था कल्याण परक भूगोल। इन्होंने बताया था कौन कहाँ क्या कैसे क्या प्राप्त करेगा। ठीक है, स्मिथ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कल्याण के विभिन्न घटकों का प्रतिनिधित्व करने वाले संकेतकों में से एक नहीं है? यहाँ पर एक नहीं है, तो ध्यान रखना। सामाजिक व्यवस्था नहीं, सांस्कृतिक जो तत्व हैं, सांस्कृतिक तत्व, ऑप्शन नंबर सी इन्होंने शामिल नहीं किया। मानसिक शारीरिक भी किया, प्रसन्नता और अवकाश भी किया, सामाजिक व्यवस्था भी की। ठीक है, कल्याण के विभिन्न घटकों के बारे में इन्होंने बताया था जिनमें ये नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार अगर हम बात करें तो कल्याणपरक उपागम जो है वो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की अवधारणा पर आधारित है। सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की अवधारणा पर आधारित है। ठीक है, इसके अंतर्गत कल्याण, लोक कल्याण से संबंधित विभिन्न पक्ष जैसे कि निर्धनता हो गया, भूखमरी हो गया, अकाल हो गया, बीमारी हो गया, अपराध हो गया, सामाजिक विभेद, सामाजिक सेवाएं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, सफाई आदि के वितरण में प्रादेशिक असमानता का विश्लेषण किया है। ठीक है, और उनको दूर करने की बात की गई है। सामाजिक न्याय उपलब्ध कराने की बात की गई है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो गया। सांस्कृतिक तत्वों की बात वहाँ पर नहीं की है। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं। एक कथन है राजनीतिक सीमाएं, मतलब राजनीतिक भूगोल की बात आ गई और सीमाओं से रिलेट जो टॉपिक है उसकी बात आ गई। वहाँ पर एक परिभाषा दी गई है। राजनीतिक सीमाएं राष्ट्रीयताएं स्थापित करने पर ध्यान देती हैं। किसके द्वारा किया गया था ये? तो यहाँ पर एक राजनीतिक भूगोलवेता है। ठीक है, एच कोहेन इनका नाम है, तो नाम ध्यान रखिएगा। एच कोहेन ने ये कथन दिया था। इन्होंने कहा कि राजनीतिक सीमांत राष्ट्रीयता स्थापित करने की प्रवृत्ति रखती है। जिस समाज में लोग रहते हैं उसका उन पर इतना अधिक प्रभाव रहता है कि वे उसे आत्मसात कर लेते हैं। ठीक है, राइट आंसर ध्यान रखिए। 78 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। विश्व के भूगोल को 3 महाद्वीपों यूरोप, एशिया और लीबिया अर्थात अफ्रीका में विभाजित करने वाले पहले विद्वान सबको पता है हेरोडोटस ने किया था, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 की अगर हम बात करें, चलिए बात करते हैं। मानव भूगोल के संस्थापक के रूप में सबको पता है किसे स्वीकार किया जाता है? फ्रेडरिक रेटजेल को स्वीकार किया जाता है। राइट आंसर सी हो गया। 80 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। खोज का महान युग की कालावधि किसके बाद शुरू हुई थी? एक्सपेडिशंस का जो दौर चला था वो कौन से साल में चला था? 15वीं सदी में। तो हमारा जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अभी तक हम लोगों ने 80 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, 1 से शुरुआत की है, 80 तक हमने कर लिया है और वो 80 क्वेश्चन पूरे किए हैं हमने थॉट से रिलेटेड। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे आने वाले टाइम में, तो क्लासेस को मिस मत कीजिएगा। इसके लिए है क्या कर लीजिए, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।